नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YD क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली क्लास वीडियो में हमने बात की थी अम्ल व क्षार की परिभाषाओं के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुण। अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या होते हैं, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो गुण आता है वो ये आता है कि जो अम्ल और क्षार है उनकी लिटमस पत्र पर अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल व क्षारों की लिटमस पत्र पर अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये हमारा पहला प्रयोगात्मक परीक्षण होता है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को पुनः नीला कर देते हैं। ये इनके पहले गुण में आता है। उसके बाद नंबर 2 आता है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण, जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तब जिंक सल्फेट के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। ये अम्ल और धातु की आपस में अभिक्रिया है। अब देखिए, इस अभिक्रिया का जो चित्र होता है, प्रयोगात्मक चित्र, वो इस प्रकार बनता है। ये हमारी प्रणाली हो गई, इसमें ये अम्ल हमने डाल दिया और ये कुछ टुकड़े जिंक धातु के, ये हो गई जिंक धातु। इसमें ये H2SO4 अम्ल। अब देखिए, जब क्रिया होगी तो क्या होगा, यहां से एक गैस निकलेगी। उस गैस को हमने एक पाइप के थ्रू किसमें ला रहे हैं, एक पानी से भरे हुए टब में। यहां से कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, जब इस टब के ऊपर यहां हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली लेके जा रहे हैं, तो यहां आपको पॉप साउंड, इसका मतलब फटफट की ध्वनि, फटफट की ध्वनि सुनाई देती है, जो ये बताती है कि यहां निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। यहां निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया होती है। अब सभी जो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस का ही निष्कासन करती है। लेकिन क्षारों के साथ धातु की अभिक्रिया सदैव नहीं होती है। लेकिन जो अन्य क्षार है उससे धातुएं अभिक्रिया करती है और संगत लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। उसको भी हम अभी समझते हैं। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए, NaOH एक क्षार है और इसकी जब जिंक धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे हमें Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इससे हमें क्या होता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन सभी क्षार
धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने तो कर ली, लेकिन सभी क्षार करें ये आवश्यक नहीं है। हाँ, सभी अम्ल जरूर करेंगे। तो ये हुआ अम्ल और क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहां धातु के साथ जो अभिक्रिया हो रही है उसमें ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जैसे अम्ल वाले में हम दोबारा बात करें तो अम्ल जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जिंक धातु प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये कैसी अभिक्रिया है? जिंक धातु क्या होती है? क्रियाशील धातु है। ये इस सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। हाइड्रोजन को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। और विस्थापित क्यों करेगी? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में, और खुद इसकी जगह आ जाएगी। तो इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया होती है जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और इससे क्या बनता है? जिंक सल्फेट लवण, जिंक सल्फेट लवण हाइड्रोजन गैस। तो ये अम्ल और क्षारों की दूसरा गुण था या दूसरी प्रॉपर्टी थी। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3, नंबर 3 क्या है? अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। क्या कह रहा है ये? कि अम्ल जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं? तो हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो अम्ल और क्षार होते हैं, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। हम ये जानते हैं। अब देखिए यहां ये क्या कह रहा है कि धातु ऑक्साइड, तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं या अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। देखिए उत्पाद समान है, इसका मतलब अम्ल तो अपनी जगह निर्धारित रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। किसकी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा हमने जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उससे तुलना करने पर पाया है। तो अब इसका एक उदाहरण लेते हैं हमने कि कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर ऑक्साइड देखिए यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि धातु के ऑक्साइड होते क्या है। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसका एक यौगिक बनता है और वही यौगिक धातु ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो CuO कॉपर ऑक्साइड एक यौगिक बना जो धातु का ऑक्साइड है। जब ये धातु का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? देखिए लवण, लवण कौन सा? CuCl2, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड लवण बनेगा तथा जल बनेगा H2O, जल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी प्रवृत्ति कैसी है?
उसकी प्रवृत्ति क्षारीय प्रवृत्ति है। कैसी है? क्षारीय प्रवृत्ति है। तो ये अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया थी। अब हम देखते हैं कि जो क्षार है वो अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अब देखिए, क्षार जो होते हैं, क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। सेम प्रोडक्ट है कि लवण और जल बन रहे हैं किसकी? जब क्षार और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है। तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे? वही उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है कि अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और उससे बनता है लवण तथा जल। यही बनता है। अब देखिए, हमें क्या कहा जा रहा है कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड कर रहे हैं किससे? क्षार से अभिक्रिया। और वो भी क्या बना रहे हैं? लवण तथा जल ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लवण तथा जल ही। क्या बना रहे हैं? अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये तो सेम है, इसका मतलब क्षार क्षार ही रहेगा। तो अधातु ऑक्साइड जो उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अम्लीय होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो किस गुण के होते हैं? वो अम्लीय गुण के होते हैं। वो किस गुण के होते हैं? अम्लीय गुण के होते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या आएगा? CO2। देखिए, कार्बन अधातु है। कार्बन की जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अधातु ऑक्साइड है। क्या है ये? अधातु ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड जो है वो एक अधातु ऑक्साइड है। इसकी हमने क्षार से अभिक्रिया कराई, NaOH। इससे हमारे पास लवण बनेगा NaCO3। NaCO3 प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब अगर इसी अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये बन गया सोडियम कार्बोनेट और ये बन गया जल। जब एक और उदाहरण की बात करें तो CO2 और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इससे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाने कर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट लवण, कैल्शियम कार्बोनेट लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। अब देखिए, अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी है? उसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि ये अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ये हमने बात की कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है वो तो क्षारीय होती है, और जब क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो भी वो लवण और जल बनाए। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब अगला बिंदु हम लेते हैं। इसमें अगली विशेषता क्या होती है? अगला गुण क्या है? नंबर 4। हाँ जी, सभी अम्ल और क्षार जो होते हैं
सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन, सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन यानी पानी में इनके जो बने विलयन होते हैं, जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः इनका उपयोग वैद्युत अपघटय के रूप में करते हैं, वैद्युत अपघटय के रूप में करते हैं। क्या कह रहा है ये कि सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः इनका उपयोग वैद्युत अपघटय के रूप में करते हैं। सबसे पहले बरसात का जो पानी है वो हम बैटरी के अंदर डालते हैं क्योंकि वो अम्लीय होता है, उसमें अम्लीय प्रवृत्ति होती है। अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः वो अच्छे से वैद्युत अपघटय के रूप में काम करेगा बैटरी में। यही गुण द्रव्य जो है इसी का उपयोग किया जाता है कि जो पहली बरसात का पानी होता है उसको बैटरी में डाला जाता है। अब इसे आगे बात करते हैं नंबर 5 पे। तो अगला जो हमारा गुण है वो ये होगा नंबर 5, अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। वैसे ये अभिक्रिया या ये जो स्टेटमेंट है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया जिसमें वो लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण दें इसका तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और इससे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण करते हैं तथा जल बनाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, जब ये अभिक्रिया होती है तो जिस परख नली में आप अभिक्रिया कर रहे हो वो परख नली का तापमान अचानक से थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी आपको बहुत कम तापमान में वृद्धि महसूस होती है। तापमान में वृद्धि होगी लेकिन बहुत कम वृद्धि महसूस होती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें अतिरिक्त ऊष्मा भी मिल रही है, अतिरिक्त ऊष्मा भी मिल रही है। तो इस प्रकार ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा प्रदान कर रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसे? क्योंकि अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब वो लवण तथा जल बनाते हैं तथा साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। अचानक से थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है तो वहां पे तापमान बढ़ने का कारण ऊष्मा है, इसका मतलब ऊष्मा यहाँ पे मुक्त हो रही है और ऊष्मा मुक्त जिन अभिक्रिया में होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये हमने अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षारों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं अम्ल व क्षारों के दैनिक जीवन में उपयोग। हमारा अगला जो टॉपिक है वो होगा अम्ल व क्षारों के दैनिक
जीवन में उपयोग। वैसे बहुत सारे उपयोग तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ बढ़िया जो उपयोग है वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि खनिज अम्ल क्या होते हैं। खनिज अम्ल क्या होते हैं। फिर आपको जानना जरूरी है कि कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि जब आप ये पता कर लोगे कि खनिज अम्ल क्या है, कार्बनिक अम्ल क्या है, तब आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि इनका उपयोग क्या है। तो देखिए, खनिज अम्ल किसे कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमें खदानों से या जहां माइनिंग होती है, खनन क्रिया के दौरान ये गैसों के रूप में मिलते हैं, क्योंकि खनन क्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं। देखिए, जो इनका औद्योगिक उत्पादन है वो खनन क्रिया के दौरान ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति में नहीं पाए जाते। प्रकृति में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे उदर में पाया जाता है, तो वो प्राकृतिक है, वो उसमें आएगा। लेकिन मुख्यतः इन्हें खनिज अम्ल की श्रेणी में रखा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को क्या कहा जाएगा? खनिज अम्ल कहा जाएगा। अब इनको खनिज अम्ल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये हमें खनन के दौरान भी प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल क्या है? पादप व जंतु स्रोतों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। पादप और जंतु स्रोत जो होते हैं उनमें जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल होते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, इसमें सिरके में पाया जाता है सिरका। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी, देखिए लाल चींटी के काटने पर हमें जलन महसूस होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि लाल चींटी जब भी हमें डंक मारती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल का स्त्रावण करती है, फॉर्मिक अम्ल को छोड़ देती है, और ये फॉर्मिक अम्ल हमारे बहते हुए रक्त से क्रिया करता है। अब रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जबकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो वहां पे उस क्रिया से हमें जलन का अनुभव होता है, या फॉर्मिक अम्ल के कारण ही हमें वो जलन का अनुभव करवाती है। इसके और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सेब में पाए जाने वाला मैलिक अम्ल, संतरे और नींबू में पाए जाने वाला सिट्रिक अम्ल तथा एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली में पाए जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल। इन सब की चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी, आप वो देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके मुख्य उपयोग क्या है। तो सबसे पहले मैं खनिज अम्लों में बात करता हूं। HCl से शुरुआत करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मुख्य उपयोग क्या क्या है। हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल, या इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या उपयोग है इसके? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो विशेष रूप से उद्योगों में काम में आता है। उद्योगों में, सिंक की सफाई में, उद्योगों में काम में आता है, सिंक की सफाई में काम में आता है, बॉयलर आदि की सफाई में, बॉयलर आदि की सफाई में। इसके अलावा भी और उपयोग इसके हो सकते हैं।
इसमें आप लिख सकते हो कि ये हमारे उदर में पाया जाता है, उदर में भोजन को पचाने में सहायक। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग हुए। अब आगे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्योंकि इसका उपयोग बैटरी उद्योग में, बैटरी उद्योग, कार निर्माण उद्योग, तथा अन्य प्रमुख उद्योगों में किया जाता है। अन्य प्रमुख उद्योगों में किया जाता है। अब देखिए, इसे अम्लों का राजा क्यों कहा गया? क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा होने के कारण सर्वाधिक उपयोग इसी का है, किसमें? उद्योगों में। इस कारण इसको संज्ञा दी गई अम्लों की राजा की। इसके अलावा किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत करने की क्षमता से आंका जाता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी देश औद्योगिक दृष्टि से कितना विकास कर रहा है, ये मापने का जो तरीका है वो ये है कि उस देश में आप पता कीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत कितनी ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होगी, इसका मतलब उस देश के उद्योग धंधे उतने ही ज्यादा सुदृढ़ है और उतने ही ज्यादा विकास कर रहे हैं, उनके अंदर और ज्यादा काम चल रहा है। इसका मतलब उस देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत बढ़ रही है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी खपत को मापने के साथ ही उस देश की औद्योगिक विकास का भी पता चल जाता है। इसीलिए इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग है। अब आगे बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है? देखिए, इसका मुख्य उपयोग होता है उर्वरक निर्माण में, उर्वरक निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ निर्माण में, और सोने चांदी के गहनों को साफ करने में। सुनार की दुकान पे हम जाते हैं तो इसका उपयोग जो है सोने चांदी के गहनों को साफ करने में होता है, कुछ विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में होता है, उर्वरक निर्माण में भी होता है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग, हमारा एक यौगिक होता है जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, एक्वा रेजिया। कि क्या होता है एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया, देखिए, 1:3 में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है, 1:3 में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर आप 100 मिलीलीटर, ग्राम नहीं मिलीलीटर नाइट्रिक अम्ल लेते हो तो आप उसमें और 300 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हो। अब इन दोनों से जो हमारा 400 ml का विलियन बनेगा, ये 400 ml का विलियन जो है वो एक्वा रेजिया विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्वा रेजिया विलियन। इसके क्या उपयोग है? ये इतना ज्यादा समर्थ होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, इतना अधिक, यह इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि सोने चांदी जैसी धातुओं को पिघला सकता है। पिघला सकता है या घोल सकता है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये सोने चांदी की जो धातुएं होती है ना, उनको आपस में घोल सकता है। इसीलिए कई बार जो ये ठगी करने वाले होते हैं वो इसी विलेन का उपयोग करके सोने चांदी की धातुओं को साफ करने के नाम पर ठगी करते हैं, तो वो एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। ये होता है एक्वारेजिया। अगर आपसे पूछता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, तो 1:3 में HNO3 नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो विलियन होता है उसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। ये क्या होता है? ये इतना अधिक शक्तिशाली विलियन है, अम्लीय विलियन है, जो सोने चांदी जैसी धातुओं को भी पिघला सकता है या अपने अंदर गला सकता है, जिसको हम कहते हैं ना घोल सकता है अपने अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा जो हमारे कार्बोनिक अम्ल है उनके भी बहुत सारे उपयोग हैं। कार्बोनिक अम्ल जैसे एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, मतलब खाने की जो चीजें होती है उनको खराब होने से बचाने के लिए, खाने की वस्तुएं जैसे अचार, जैम आदि को खराब होने से बचाने में, और इसका उपयोग लकड़ी के फर्नीचर पर पॉलिश करने में, ये इसके उपयोग है। एस्टिक अम्ल के ये उपयोग है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है, दूध व दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो दूध व दही का हम खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे फल सब्जियों के अंदर पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो सभी कार्बनिक अम्ल होते हैं, उनके आप उपयोग लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं क्षारों के उपयोग के बारे में। क्षारों के उपयोग क्या है? क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग क्या है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन निर्माण उद्योग में, कागज निर्माण उद्योग में, इन सब में किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग भी साबुन निर्माण में किया जाता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बने हुए जो साबुन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो कठोर साबुन, जिसे हम कपड़े धोने का साबुन कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो नरम साबुन होते हैं, जैसे शेविंग क्रीम हुआ या हमारे नहाने का जो साबुन हुआ, उनका निर्माण करने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में करते हैं,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, सफेदी करने में, घर पे जो कली वगैरह करते हैं ना वो सफेदी करने में, ये होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। उसके अलावा इसका उपयोग कीटनाशक निर्माण में भी करते हैं। कीटनाशक जो आपने वो चाक देखी होगी चींटियों को मारने वाली, उसका निर्माण भी इसी की तरह होता है, कीटनाशक निर्माण में। ये इसके उपयोग है। और बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं, एंटा एसिड के रूप में। मतलब एंटासिड क्या होती है? पेट की अम्लता को दूर करने में। एंटासिड से मतलब क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप इनो कहते हो ना, इनो का जो काम है वो यही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड के रूप में, और पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसे ये भी लिखते हो कि पेट की कब्ज को दूर करने में भी, ये भी इसके उपयोग है। और बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारे क्षारकों के उपयोग हुए। अब हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का उपयोग जो है साबुन निर्माण में, मुख्य रूप से दोनों का साबुन निर्माण में उपयोग होता है। और बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका उपयोग कागज उद्योग में, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग और जो होते हैं कचरे को नहीं, तरल कचरे को, तरल अम्लीय कचरे को उपचारित करने में, तरल अम्लीय कचरे को उपचारित करने में इसका उपयोग करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो एसिडिक वेस्ट होता है उसके अंदर इनका उपयोग करते हैं ताकि वो उदासीन हो जाए और इससे वो हमारी नदी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं, नदी के जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको प्रभावित ना करे। इन सब में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो उनका उपयोग जो है नहाने के साबुन वगैरह बनाने में होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले इन पे बात कर चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट जो रह गया वो हमारे लवण रह गए। लवणों के भी उपयोग होते हैं, उनको भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। लवणों के क्या उपयोग है? लवणों में सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग संगमरमर के रूप में, संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में, फर्श निर्माण में। नंबर 2, पहला क्या हुआ? संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में। धातुकर्म में लोहे के निष्कर्षण में। इससे क्या मतलब है?
देखिए जो लोहा होता है वो जब अपनी अयस्क अवस्था में होता है तब उसको अंदर से लोहे की धातु को अलग करने के लिए जो उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उस शुद्धिकरण में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। तो उसे हम कहते हैं कि धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, यानी धातु को उसके अयस्क से, यानी पत्थर के टुकड़े होते हैं खान से लाए हुए, उनसे धातु के टुकड़ों को अलग करने में या धातु को अलग करने में इनका उपयोग होता है। इसके अलावा सीमेंट निर्माण में और बात करें तो सीमेंट निर्माण में ये कैल्शियम कार्बोनेट लवण के उपयोग हो गए। हेडिंग डाल देता हूं ऊपर, लवण, लवणों के उपयोग। सॉरी फॉर दिस कि लवणों के उपयोग क्या होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट लवण है संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में, धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट के निर्माण में। चलिए आगे बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक लवण है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में। सिल्वर नाइट्रेट एजीएन का उपयोग फोटोग्राफी के अंदर करते हैं। इस और भी है इसमें अमोनियम नाइट्रेट आगे है, अमोनियम नाइट्रेट NH4 प्लस NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। इसका उपयोग किसमें होता है? उर्वरक निर्माण में, विस्फोटक उर्वरक निर्माण में होता है, विस्फोटक निर्माण में होता है। उर्वरक बोल दो, उर्वरक तथा विस्फोटक निर्माण में होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास एक लवण है जिसे आप सब भली भांति जानते हो, फिटकरी। फिटकरी जिसे हम एलम भी बोलते हैं, एलम। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 0.24 H2O। K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 0.24 H2O। इसका उपयोग जो है वो जल के शोधन में, जल के शोधन, इसका मतलब साफ करने में, साफ करने में करते हैं। जल के शोधन में इसका उपयोग होता है, साफ करने में, जल को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। घर पे करते भी हो, नॉर्मली गंदा पानी आता है तब हम करते भी है। अब ये सभी हमने अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग पढ़े। अब इसके अलावा और भी लवण है जो इस अध्याय के लास्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख लवण है जो इसी लेसन में हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।